वेलकम बैक टू आवर सीरीज लोकोमोटर डिसेबिलिटी का लास्ट पार्ट हमारा रह गया है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द लास्ट पार्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो लेट्स स्टार्ट। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर का, इट्स अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो प्रोग्रेसिव वीकनेस होती है, जिसमें एंड डी जनरेशन ऑफ मसल्स होती है जो मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। मार्क माई वर्ड्स कि जब किसी चीज में डिफरेंस होता है, लाइक दिस इज अ प्रोग्रेसिव वीकनेस, एंड हमने सेरेब्रल पाल्सी में पढ़ा था दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव एट एनी कॉस्ट। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टाइम के साथ साथ वर्स होती है, विच अफेक्ट्स बोथ मसल्स एंड नर्व्स दैट कंट्रोल देम। तो ये मसल्स और नर्व दोनों जो हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करती है, वो उसको अफेक्ट करती है। द कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ मसल्स मास। मसल का मास लॉस होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेंथ लॉस होनी शुरू हो जाती है। जब मसल स्ट्रेंथ लॉस होनी शुरू हो जाएगी, तो हमें डिफिकल्टी किसमें आएगी? वॉकिंग, स्टैंडिंग, परफॉर्मिंग एवरीडे एक्टिविटीज। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव डिजीज. This is the ultimate difference between that, the CP and the muscular dystrophy, that CP is not progressive, but this is progressive disease, which usually happens in childhood, but also adults को भी ये affect करता है. There are several type of muscular dystrophy, each with various degree of severity. कोई भी disability है, severity के हिसाब से वो differ करती ही करती है, and different genetic causes needed to build and maintain healthy muscles fiber. बट अप टू नेक्स्ट इज डेफिनेशन और नेचर। हम समझेंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की डेफिनेशन और नेचर क्या है। तो डेफिनेशन आप पहले जो लिखा है ये भी कर सकते हैं, और अगली अगर आपको ये भी दिस इज टाइप काइंड ऑफ सेम, बट आपको कोई भी याद है किसी भी तरीके से आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। डेफिनेशन स्टेट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज हेरिडिटी कंडीशन। इट मीन्स कंडीशन इज जेनेटिक इन नेचर। हेरिडिटी है मीन्स जेनेटिक इन नेचर है, सिंस चाइल्ड इनहेरिटेड जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, मतलब बोथ पेरेंट्स कि जीन से ही उसे ये प्रॉब्लम होती है, may inherit this condition from them. The definition also mentions that the muscular dystrophy is characterized by progressive muscle weakness. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, this means that condition affect the muscles, causing them to weaken, and since it is progressive, the condition was over time. नेचर को समझने की कोशिश करेंगे कि मसल, बेसिक स्ट्रक्चर मसल का क्या है और ये कैसे उस कंडीशन में पहुंच जाती है। सो जिस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो मसल फाइबर से बने होते हैं, विच बाउंड टुगेदर। तो वो कनेक्टिव टिश्यू से बाउंड टुगेदर होते हैं, मीन्स दे आर बाउंड टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज से मसल्स फाइबर हमारे कनेक्ट होते हैं। मसल्स परफॉर्म सेवन फंक्शंस। अब मसल्स हैं तो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे हम कोई मूवमेंट, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, हम कोई पोस्चर बनाते हैं, हम क्रॉस लेग हो करके खड़े होते हैं तो वो हम पोस्चर बना रहे हैं, तब भी हमारी हेल्प होती है। हम चल रहे हैं तो भी हमारी हेल्प है टेम्परेचर रेगुलेशन करने में, एंड दे ऑल्सो सपोर्ट इन सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग प्रोसेस ऑल्सो। मूवमेंट ऑफ द मसल्स आर कंट्रोल बाय द ब्रेन। मूवमेंट ऑफ जो मसल्स की मूवमेंट है वो ब्रेन से कंट्रोल होंगी। और देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर है विच इज द डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसमें प्रोटीन्स हैं। मसल फाइबर मेम्ब्रेन, जिस प्रेजेंट इन द मसल फाइबर मेम्ब्रेन, ये जो प्रोटीन है ये हमारी मसल फाइबर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसी को सेफ गार्ड, द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्रोटीन सेफ गार्ड द मसल्स फ्रॉम डैमेज। यही एक प्रोटीन है जो हमारी मसल को डैमेज होने से बचाता है वेन एवर दे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। एनी डैमेज टू द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन कॉज मसल्स फाइबर टू डाई। अगर इस प्रोटीन में दिक्कत है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोटेक्टिव लेयर में जो प्रोटीन है वो कौन सा है, तो आप उसका नाम दे सकते हैं, ये है। अगर इसकी प्रोटीन मेम्ब्रेन, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, उसको प्रॉब्लम होती है, तो हमारी जो फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, वो डाई होती हैं एंड लीड्स टू मसल डिजेनरेशन। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज डैमेज। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर है वो जो डैमेज होती है, एंड समटाइम्स डिफेक्ट इन द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी समटाइम्स डिफेक्ट होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे एक साथ मसल फाइबर्स बनाते हैं। दैट ऑल्सो कॉजेज मसल्स टू डाई। अब जिस चीज से मसल फाइबर हमारे बन रहे हैं, अगर उसी में प्रॉब्लम होगी तो भी रिजल्ट आ सकता है कि वो हमारी खराब हो जाए, डैमेज हो जाए।
एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय द कंडीशन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन मूवमेंट। अगर हमारे मसल फाइबर में प्रॉब्लम आएगी तभी वो कंडीशन बनेगी कि हमें डिफिकल्टी होगी मूवमेंट करने में, एंड इन सम केसेस दे may be unable to control their head or sit without support। और कभी कभी ऐसी भी कंडीशन हो जाती है कि वो इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाते कि वो अपना हेड और हेड को कंट्रोल कर पाए और विदाउट सपोर्ट बैठ भी पाए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की टाइप्स क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है। 160 मोर देन 160 न्यूरोमस्कुलर कंडीशन में इंक्लूड है बेस्ड ऑन द एज ऑफ ऑनसेट, रेट ऑफ प्रोग्रेशन एंड सिवियरिटी। कुछ टाइप्स हैं जो हमारी टाइप्स के अंडर में ये आती है। फर्स्ट इज ड्यूकीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दिस इज द कॉमन एंड द सीवियर टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्योंकि ये म्यूटेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम से होती है। देयरफॉर दिस कंडीशन प्राइमरली अफेक्टिंग बॉयज, ये बॉयज को ज्यादा अफेक्ट करती है। हाउएवर गर्ल्स affected by the condition may also show some symptoms। कुछ symptoms girls में भी show होते हैं। In this type of muscular dystrophy, the absence of muscle protein dystrophin causes progressive degeneration of muscles। जिस तरह हमने पहले नेचर को पढ़ा कि हमारी जो प्रोटीन लेयर है, अगर हमारी प्रोटेक्टिव लेयर ही डैमेज हो जाएगी तो हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। सो सिम्टम ऑफ दिस कंडीशन बिगिंस अराउंड द 3 ईयर ऑफ द एज हमारे ये कंडीशन के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं। मसल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक लेग्स, आर्म्स, पेल्विस, डायफ्राम वो वीक होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा या जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है तो वो वर्स होते हैं, लीड्स टू अर्ली डेथ। जैसे जैसे कंडीशन बड़ी होगी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, वैसे वैसे टाइम के साथ में ओवर द टाइम वो चीज़ बढ़ेगी। और टिल हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हम बोलते हैं कि जैसे आफ्टर 40, आफ्टर 50, आफ्टर 60 हम बोलते हैं कि मसल्स वीक होने शुरू हो जाती है, बट जब शुरू से ही मसल वीक हो रही है तो वो अर्ली डेथ का कारण भी बनेगी। दिस टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी may cause cognitive impairments like intellectual disability and other severe health complications। जो जन्म से ही प्रॉब्लम हो रही है एंड विच इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, कि हमारी प्रोटेक्टिव जो लेयर है उसी में प्रॉब्लम हो रही है या वही डैमेज हो रही है, तो उसमें हमारे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स भी इसमें होते हैं इस कंडीशन में। और इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो सीवियर कंडीशन में होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट इज बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दिस टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये ड्यूकीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से बिल्कुल भी अलग नहीं है, बट द सिम्टम्स आर लेस सीवियर। जितने ड्यूकीन में थे उससे थोड़े से कम है, लेस सीवियर है एंड ऑफन अपियरिंग ड्यूरिंग टीनेज ईयर्स। वो हम बोलते हैं कि बहुत अर्ली दिखाई देते हैं, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो टीनेज ईयर्स में दिखाई देते हैं। वीकनिंग ऑफ मसल्स कॉजेज डिफिकल्टी इन मूवमेंट। जैसे जैसे मसल वीक होंगी वैसे वैसे मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स भी हो सकती हैं एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं इस कंडीशन में, जैसे कि हमने पहली कंडीशन देखी थी। तो द इंडिविजुअल विद दिस कंडीशन में सर्वाइव टिल मिडिल एज। वो उसकी एज मिडिल एज तक, हम बोलते हैं जो मिडिल एज है वहां तक इनकी जो वहां तक ये मतलब रहते हैं, जितनी भी कंडीशन रहती है, मतलब इनकी अर्ली डेथ नहीं होती, मिडिल एज तक ये निकाल लेते हैं इतना टाइम। नेक्स्ट इज कॉग्निशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कॉग्निशन जिसमें पहले ही हमें कॉग्निशन से थोड़ा आइडिया हो रहा है, सॉरी कंजिनाइटल, सॉरी congenital muscular dystrophy। The symptom of this type of muscular dystrophy may be evident at birth or emerge within a year or two after birth। इनकी जो कंडीशंस हैं, सिम्टम्स हैं, वो बर्थ के टाइम पे भी दिखाई दे सकते हैं, विद इन ईयर भी दिखाई सकते हैं, विद इन 2 ईयर आफ्टर द बर्थ दिखाई दे सकते हैं। चिल्ड्रन विद दिस कंडीशन हैव डिफिकल्टी इन अटेनिंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन को अटेन करने में इन्हें डिफिकल्टी होती है, एज स्केलेटल सिस्टम इनका ग्रेटली इम्पैक्ट होता है। स्केलेटन मसल्स प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है उस पर काम नहीं कर पाएंगे और माइलस्टोन्स को नहीं अचीव कर पाएंगे। स्केलेटन मसल्स जो मेनली हमारे वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है वो हमारे अफेक्ट हो जाएंगे। चिल्ड्रन विद कॉग्निशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैव प्रॉब्लम विद, तो उन्हें पोस्चर को मेंटेन करने में वो विदाउट सपोर्ट बैठ नहीं सकेंगे, मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। और देयर इज अ कर्वेचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टू, स्पाइनल कॉर्ड में भी इनके कर्वेचर होता है। Next is faciocapsulohumeral muscular dystrophy. This condition mostly affects the face. Facio, face. Scapulo, shoulder muscles. Upper arm, humeral, region of the body.
हमारे नाम में ही सारी चीजें हैं। दिस सिस्टम इज द सिम्टम ऑफ दिस टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इमर्जेड, ये अडोलेसेंस के टाइम पे हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सम टाइम अडल्टहुड में भी, क्योंकि उसमें फेस, शोल्डर और आर्म मसल्स अफेक्ट होती हैं। जब ये मसल्स इफेक्ट होती हैं, ये भी कंडीशन हमारी है प्रोग्रेसिव है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव, दो द सिम्टम ऑल्सो अपीयर्स फेशियल रीजन फर्स्ट, फेशियल रीजन पे पहले सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड द अदर बॉडी पार्ट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, एंड द इंडिविजुअल may have grooved smile, slanted shoulders, hearing loss, and breathing difficulties also. नेक्स्ट इज मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब इस डिस्ट्रॉफी के टाइप में जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, दिस टाइप हैज मसल फेशियल मसल्स आर अफेक्टेड फर्स्ट, पहले फेशियल मसल्स अफेक्ट होते हैं। ऑनसेट इज जनरली अडल्टहुड, इनमें मेनली हमें देखा जाता है कि अडल्टहुड में हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वन यूनिक जो सिम्टम है इसका वो है इनएबिलिटी टू रिलैक्स मसल इन केस ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं, तो इनएबिलिटी टू रिलैक्स मसल, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो रिलैक्स करने में इन्हें प्रॉब्लम आएगी। दिस कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट विजन ऑफ द इंडिविजुअल, ये विजन को भी अफेक्ट करते हैं। मायो मीन्स आईज, एंड द फेशियल स्किन में ऑल्सो लूज, और ऑल्सो उनकी जो फेशियल स्किन है वो भी जैसे लटक जाती है, वो भी लूज हो जाती है, ड्रॉपिंग इंप्रेशन आता है। तो इंडिविजुअल विद दिस कंडीशन हैव डिफिकल्टी इन swallowing फूड एंड ब्रीथिंग थ्रू। नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस क्या आती है। जितना आपको इसमें पढ़ना है, मैं पूरी डिटेल में पढ़ा रही हूँ, जितना आपको लगता है कि हम इसको जिस हिसाब से क्वेश्चन मार्क्स आता है उस हिसाब से आप इसको इलेबोरेट कर सकते हो कि कितना कितना रेलेवेंट है और हम कितना कितना दे सकते हैं आंसर में। ओके, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अफेक्ट्स इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वर्ल्ड वाइड इंडिविजुअल्स में अफेक्ट होती है, ठीक है। द onset symptom and rate of progression varies from person to person होती वर्ल्ड वाइड ही है ये, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप के बंदों को या कुछ ऐसे होती है, वर्ल्ड वाइड होती है, हर एक इंडिविजुअल को हो सकती है। बट द सिवियरिटी एंड द सिम्टम्स, द रेट, दैट वेरीज डिफरेंट पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एज एंड द इंडिविजुअल जर्नल हेल्थ। सम ऑफ करेक्टरिस्टिक्स जो है कॉमन करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, दीज आर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। तो पहले फिजिकल है फिर बिहेवियर पढ़ेंगे। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स मतलब फिजिकली वो बंदा अपीयर कैसे हो रहा है। जनरली क्या होता है, इट अपीयर ग्रेजुअली, मसल्स वीक, सिम्टम्स डिपेंड ऑन द एज एंड द ऑनसेट, द टाइप, किस टाइप की है वो। सो द करेक्टरिस्टिक्स, जैसे मसल वीकनेस है तो ग्रेजुअल लॉस ऑफ मसल हो जाएगी, स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, टास्क को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज मसल पावर ही नहीं है। वीकनेस इन स्पेसिफिक muscle groups depending on the type of family। fatigue है, persistent tiredness है even after minimal physical activity, थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे persistent tiredness आ जाएगी। need more frequent rest, रेस्ट उनको बहुत ज्यादा चाहिए। breaks डेली टास्क में बहुत ज्यादा चाहिए। fatigue इतना वर्स हो जाता है जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेसिव होती है। मोबिलिटी इशू, चल नहीं सकेंगे, ज्यादा देर तक वॉक नहीं कर सकते, विदाउट सपोर्ट वॉक नहीं कर सकते, चैलेंजेस उनको ज्यादा आते हैं। स्टैंडिंग अप फॉर फ्रॉम अ चेयर और अ बेड, उठना है तब भी प्रॉब्लम आती है। मोबिलिटी एड्स में प्रॉब्लम होती है जैसे जैसे डिजीज एडवांस हो जाती है, वॉकर्स चाहिए, व्हील चेयर्स चाहिए। नेक्स्ट इज बैलेंस प्रॉब्लम, बैलेंस प्रॉब्लम भी आती है जैसे जैसे कंडीशन वर्स होती है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल ड्यू टू पुअर बैलेंस कंट्रोल नहीं रहता। पोस्चर मेंटेन नहीं कर सकते तो स्टैंड भी नहीं, खड़े नहीं हो सकते। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम भी इतनी ही ज्यादा आती है, प्रिसाइज मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं, कोई टास्क है तो वो अफेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी इशू, जैसे मैंने आपको दो कंडीशन में बताई कि रेस्पिरेटरी इशू भी आते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में प्रॉब्लम होती है। लंग की कैपेसिटी इतनी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ड्यूरिंग फिजिकल एक्सर्शन कोई भी करते हैं तो उनके प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज बिहेवियर मैनिफेस्टेशन। अब बिहेवियर मैनिफेस्टेशन क्या होती है कि क्या क्या उनके बिहेवियर में आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले होती है, कम्युनिकेशन चैलेंजेस उनको देखने पड़ते हैं, इंटरैक्ट करने में, मेकिंग फ्रेंड्स को बनाने में प्रॉब्लम आती है। फ्रीक्वेंट डिस्प्ले ऑफ शो एंगर, एंगर शो करते हैं तो वो बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत आर्ग्यू एंड बहुत सी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फॉरगेटफुलनेस है, एब्सेंट माइंडनेस है, और फोकस करने में प्रॉब्लम आती है।
प्रेफर करते हैं कि बहुत ही सॉलिट्यूड रहें, क्वाइट रहें, एंड स्टैंड टू बी विदड्रॉन, मतलब छोड़ने का ज्यादा उनको रहता है, विदड्रॉ कर देते हैं किसी भी चीज को लेके, ज्यादा बहसबाजी नहीं, चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, फेयरफुल रहते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है इनको, टेंशन्स हो जाते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा रहती है, सेल्फ क्रिटिसिज्म ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, न्यू एकेडमिक स्किल्स को परफॉर्म करने में, सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड्स को सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड्स लेने में, अचीव करने में प्रॉब्लम आती है, स्पेसिफिक रिचुअल्स और रूटीन उनका इतना नहीं रहता है, रेस्टलेस, इम्पल्सिविटी, ये सब चीजें ज्यादा रहती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे बिहेवियर और हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हमें दिखाई देते हैं। जैसे जैसे कंडीशन, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ मसल फाइबर, हमारी मसल के रिलेटेड है, तो हमारी मूवमेंट, हमारी वॉकिंग, हमारी सिटिंग, ऑल द थिंग्स आर वेरी मच इंडल्ज इन दिस डिजीज। नेक्स्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कॉजेज क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज अ जीन म्यूटेशन। मोस्ट टाइप ऑफ जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो इनहेरिटेड है, ऑफन फैमिली में रन हो रही होती है, म्यूटेड जीन्स होते हैं, दीज म्यूटेशन अफेक्ट द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल प्रोटीन, तभी जो है हमारे जो प्रोटेक्टिव लेयर है मसल प्रोटीन की, वो अफेक्ट होती है। इन सम केसेस जीन कॉजिंग म्यूटेशन इन मसल प्रोटीन आर नॉट इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स। कई में होता है कि पेरेंट्स से नहीं होती, बट द म्यूटेशन बिगिंस विदाउट एनी अपेरेंट रीजन, किसी और की रीजन से, मतलब कोई रीजन भी नहीं होगा तब भी म्यूटेशन वो हो जाती है। दिस इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टू। तो उससे भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। अब जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल प्लेस की रोल इन द सिवियरिटी। Certain type of muscular dystrophy, this a female has X chromosome which helps to compensate. If one chromosome carries faulty genes, अगर उसमें faulty genes आता है तो रिजल्ट आता है कि माइल्डर सिम्टम्स या बिल्कुल सिम्टम्स नहीं होंगे। These females are known as carriers and can pass genes to the child. Males, अगर X chromosome उनसे भी आता है और if it carries the faulty genes, then देर इज नो बैकअप, मेकिंग मेल्स मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस सीवियर सिम्टम्स। अगर मेल की तरफ से वो आता है तो सीवियर सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सो देर आर मेनी जीन्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन दैट मसल नीड टू परफॉर्म। Each type of muscular dystrophy, specific symptoms are linked to specific genetic mutation. So it's important to remember कि जितनी भी हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हमारी जो जेनेटिक जितनी भी म्यूटेशन होती है, तो जेनेटिक म्यूटेशन से भी हो सकती है, विदाउट उससे भी हो सकती है। फीमेल से जब अगर फॉल्टी कैरियर हम कैरी होता है तो जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई दे सकते हैं, बट माइल्ड, एंड हो भी सकता है कि नहीं भी दिखाई दे। लेकिन अगर मेल्स में अगर फॉल्टी जीन होता है तो उसका कोई बैकअप नहीं होता, तो ज्यादा चांस होता है कि वो सीवियर सिम्टम्स शो करेंगे। नेक्स्ट, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। किस तरीके से हम असेस कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं अगर हमारा बच्चा या हमारे पास बच्चा कोई आता है तो? सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इमर्ज एट डिफरेंट एज। हर एक, हमने इतनी टाइप्स पढ़ी हैं, हर एक टाइप में ये दिखा है कि किसी में हम बाय बर्थ देखते हैं, किसी में हम एडोलेसेंस एज में देखते हैं, किसी हम बहुत जल्दी एज में देखते हैं, किसी हम बहुत लेट एज में देखते हैं। इन सम केसेस सिम्टम्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिकम विजिबल इन फ्यू मंथ्स और ईयर और आफ्टर बर्थ, और किसी में देखते हैं जैसे मैंने बताया अडोलेसेंट में, अडल्टहुड में, वहां भी देखते हैं। चिल्ड्रन आर जनरली डायग्नोज विद muscular dystrophy within 3 to 6 years of age after noticing delays in milestone. वेरी ऑब्वियस, 3 से 6 साल का बच्चा हो गया है, अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, मोटर डेवलपमेंट, बैठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, तो दीज आर अर्ली साइंस ऑफ सिम्टम्स जिसमें बच्चे की स्पीच में, वॉकिंग में, रनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सम टाइप्स लाइक बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी द सिम्टम्स कैन अपीयर इन चाइल्डहुड, adolescence और इवन लेटर इन लाइफ। द कॉमन साइंस जो है, जो पॉसिबिलिटी ये दिखाते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वो है हमारे जैसे हेड को लिफ्ट करना, वीक बैक, वीक होनी, मतलब वो विदाउट सपोर्ट बैठ नहीं सकता, 15 महीने तक बच्चा चल नहीं पा रहा, फ्लोर से खड़ा नहीं हो पा रहा, वॉक, रन, स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहा, क्लियर स्पीच नहीं है, बिग काव्स हैं, वॉकिंग विद लेग्स अपार्ट, वॉकिंग ऑन टोज। तो ये जो सारी डिफिकल्टीज है, ये हम मोस्टली देखते हैं कि अर्ली साइंस में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हो।
जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ सकते हो आप इसे। ब्लड टेस्ट, मसल बायोपी, जेनेटिक टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, एक्सरसाइज असेसमेंट, हार्ट टेस्टिंग एंड इमेजिंग टेस्ट। इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी बट मैं आपको ये बता देती हूँ और ये स्लाइड भी दे देती हूँ। ये आपको स्लाइड आपके नोट्स में भी आ जाएगी, टेलीग्राम पे चैनल है उस पर भी मैं अपलोड करूंगी तो आप ये देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज फॉर द मेडिकल प्रोफेशन जो बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो कि किस किस टेस्ट में क्या क्या चीजें देखती है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। करंटली इसका कोई क्योर नहीं है, neither its transmission to the next generation can be stopped because it is primarily a genetic disorder, even in cases where muscular dystrophy occur without any family history। जैसे हमने पहले भी देखा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जरूरी नहीं है कि जेनेटिक डिसऑर्डर में ही हो, कभी कभी ये वहां से स्टार्ट भी हो सकती है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है। कॉजेज आर नॉट apparent. However, genetic counseling couples can be made aware about the possibility of future child's inherited this condition. However, genetic counseling couples, ये हमने शुरुआत मतलब ये हमारी शुरुआत हुई हुई है। Guidance can also be provided to help couples in making decision related regarding availability alternatives। मैनेजमेंट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव केयर है मैनेजमेंट। लाइफ लॉन्ग केयर स्पेशलिस्ट के थ्रू, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट और अदर्स इज क्रूशियल। फर्दर, locomotor disability 372 depending on the diseases progression, additional जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे, pulmonologist, cardiologist might be needed। हेल्थ मॉनिटरिंग ऑल्सो रिक्वायर होती है ऑन रेगुलर इंटरवल टू मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ। नेक्स्ट, हमारी फिजिकल थेरेपी चलती है, यूजुअली एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज थेरेपिस्ट रेकमेंड करते हैं ताकि फिजिकल मोबिलिटी बनी रहे। चिल्ड्रन कैन बी एंगेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल स्पोर्ट, फिजिकल स्पोर्ट्स में उन्हें डाला जाता है फिजिकल एक्टिविटीज जो उनके मतलब सूट करती हैं उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, और उनके लिए इंक्लूसिव जो है वो प्ले ग्राउंड इंश्योर किए जाते हैं कि बनाए जाए। रेस्पिरेटरी थेरेपी, जैसे कि हमारे जो मसल्स हैं रेस्पिरेटरी मसल्स भी वीक होते हैं तो रेस्पिरेटरी थेरेपी भी, जिसमें ब्रीदिंग इश्यूज सम हैव, कईयों को तो इवेंचुअली वेंटिलेटर की भी नीड हो जाती है, और मशीन्स टू सपोर्ट द ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस जैसे जैसे मसल वीक होते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए और इंडिविजुअल जो शुरुआत से प्रॉब्लम में है उनको अडेप्ट करने के लिए कि वो अपने माइलस्टोन्स को अचीव करें। असिस्टिव डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, ब्रेसेस, मोबिलिटी एड्स जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी बहुत से सेवरल इश्यूज जो बोलने में आते हैं, मसल वीकनेस के कारण स्लर्ड स्पीच हो जाती है, अनक्लियर स्पीच हो जाती है, तो दे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस रिड्यूस्ड वोकल स्ट्रेंथ। वोकल स्ट्रेंथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो वीक हैं, रिजल्टिंग इन क्वाइटर वॉइसेस, हमें बहुत क्वाइट सी बहुत कम वॉइस निकलती है। फॉर दोज जिनकी फेशियल थ्रोट मसल्स वीकनेस है वो भी स्पीच के थ्रू, हमारी जो ओरल मोटर एक्सरसाइजेस हैं, स्पेशल टेक्निक्स हैं, उनके थ्रू में वो स्पीच थेरेपी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकेशंस। मेडिकेशन स्टेरॉइड्स भी हैं जो मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए होते हैं, बट इन माई मे दे हैव ऑल्सो साइड इफेक्ट्स ऑल्सो, एक एज के बाद हमें साइड इफेक्ट ऑल्सो देखने को मिलते हैं। वैक्सीनेशन आर इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर वो ज्यादा होंगे तो हमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो और सीवियर कंडीशन में पहुंच जाएगी। सर्जिकल इंटरवेंशन जैसे स्पाइनल कर्वेचर होता है तो उसको एड्रेस करने के लिए, हार्ट फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए विद पेस मेकर्स तो सर्जिकल इंटरवेंशन भी इम्पॉर्टेंट है। साइकोसोशल इंटरवेंशन हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज इफेक्ट करती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इमोशनल हेल्थ, तो ये चैलेंजेस हैं इनको एड्रेस करने के लिए ये ऑल द ट्रीटमेंट्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट असेसेबल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी डिसेबिलिटी के लिए, किसी भी डिसेबल बंदे के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उनका एनवायरनमेंट और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। तो असेसेबल एनवायरनमेंट हो, इंक्लूसिव प्रैक्टिस हो, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर इम्प्रूवमेंट, जो हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें जो भी मल्टीपल
डिसेबिलिटीज से, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, हमारी सेरेब्रल पाल्सी होगी, इनसे जितने भी प्रॉब्लम वाले इंसान है, हमारे इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए असेसेबल एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट वे बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक स्पेसेस वो इस तरीके से डिवाइन की जाएं कि जो चल नहीं सकते उनके लिए व्हील चेयर, असेसिबिलिटी, अकोमोडेशन, तो ये सब अवेलेबल होना चाहिए। Promoting awareness, training within communities, work places and education institution, ये सब चीज उनके रिस्पेक्ट में, पीपल विद डिसेबिलिटीज के रिस्पेक्ट में इस तरीके से बनानी चाहिए कि उन्हें भी बेनिफिट हो जिन्हें प्रॉब्लम है। अब असिस्टिव डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज, अभी के टाइम पे बहुत सी टेक्नोलॉजीज ऐसी आई हैं जो हम, जिनकी मदद से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, सीपी है, वो सब लोग इनकी हेल्प से बहुत सी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। So there are range of tools designed to support individuals with disabilities, which ensure the independence and quality of life. So aids to daily living, aids हम daily living के लिए aids provide कर सकते हैं, like eating, bathing, dressing, such as adapted utensils, grips, elevated toilet seats, which helps in maintaining the independence कि वो खुद से जा सकते हैं और खुद से खाना खाना, नहाना धोना, अपने आप को ड्रेसअप करना। तो व्हील चेयर्स, वॉकर्स, ब्रेसेस, ये उनकी मूवमेंट और मोबिलिटी में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक रैम्प्स, लिफ्ट्स, डोरवेज, जो उनकी एसेसिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं विद इन द हाउस, जो कि उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। अब अडेप्टेड सिटिंग कुशंस डिवाइस इट हेल्प्स टू मेंटेन उनके पोस्चर को सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो मतलब उससे वो खुद से असेस कर सकते हैं, टीवी है, अदर डिवाइसेस हैं, थ्रू वेरियस मीन्स सच एज वॉइस कमांड्स कैन ऑल्सो हेल्पफुल इन मैनेजिंग वंस सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है सेंसरी एड्स। सेंसरी एड जिन्हें विजन में हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सच एज मैग्नीफायर्स, हियरिंग एड्स, ब्रेली आउटपुट डिवाइसेस, मॉडिफाइड कीबोर्ड्स, तो ये सब चीज़ें जो टच टच स्क्रीन, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो लोग इन सब डिसेबिलिटीज से गुजर रहे होते हैं, इनके लिए ये सेंसरी एड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन केस ऑफ स्पीच इम्पेयरमेंट, तो स्पीच जनरेटेड डिवाइसेस और वॉइस एम्प्लीकेशन, एएसी, तो इन लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है, बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि अगर उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें वॉशरूम जाना, उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, तो एएसी इज वेरी गुड थिंग। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है, उन्हीं के फोन में है, तो वो अपनी चीजें बता सकते हैं, अपने थॉट्स बता सकते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन इंटरवेंशन। एजुकेशन इंटरवेंशन किस तरीके की होगी? अर्ली ईयर्स आर क्रूशियल फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट। अर्ली ईयर्स जो है वो बहुत क्रूशल होते हैं हमारे चाइल्ड के डेवलपमेंट में, एंड दिस पीरियड इज एसेंशियली वाइटल फॉर चिल्ड्रन विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए होती है कि बच्चे की डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो, एज दे फेस फिजिकल चैलेंजेस, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, उनके लिए तो बहुत से चैलेंजेस होते हैं। सो द चिल्ड्रन विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उनके लिए एक आईईपी अलग से चाहिए होता है, विच आउटलाइन स्पेसिफिक जो होता है एजुकेशनल गोल्स हो, अकोमोडेशन हो, सर्विसेज जो नहीं चाहिए, एंड चाइल्ड में हैव यूनिक चैलेंजेस ऑल्सो। तो उनके लिए हम इस तरीके की जो है, तो उनके लिए हम इस तरीके के सेटअप्स कर सकते हैं। तो ये सेटअप जो है वो हमारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चे जो फिजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनमें उनको जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजें हैं वो जो भी फेस कर रहे हैं, उनके लिए वो इजी हो जाए। क्लासरूम है तो स्टैंडिंग फ्रेम्स, स्लैंट बोर्ड्स, ग्रिप एड्स, एडजस्टेबल डेस्क, चेयर्स, लार्ज प्रिंट बुक्स, मॉडिफाइड करिकुलम, ये सब चीजें जो इंक्लूसिव है, जो इंक्लूजन में हेल्प करता है, मतलब हर एक बच्चा साथ में पढ़ सकता है, उन्हें ये भी ये फील ना हो कि हम किसी से अलग हैं। तो उनके लिए हमें उस तरीके का माहौल, उस तरीके का एनवायरनमेंट और उस तरीके की अडेप्टेशन करनी है क्लासरूम में, सो दैट दे कैन ऑल्सो read, or they also can learn and enhance accessibility in educational environment. So the devices like physical cognition and communication needs, तो हम adaptive keyboards, voice recognition software, additional time, visual aids, language focus activities, ये बहुत हेल्प करता है लर्निंग में। अब चिल्ड्रन विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये अलग फिजिकल चैलेंजेस जो है वो फेस करते हैं, जो उनकी कॉग्निशन डेवलपमेंट को लेके
स्पेशली इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कैसे करना है उसको लेके प्रॉब्लम होती है। सो द राइट सपोर्ट इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जब अर्ली चाइल्डहुड केयर मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है, तो चाइल्ड के लिए तो चाइल्ड कैन डेवलप इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव स्किल्स, तो उनकी अटेंशन, उनका फोकस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है अगर बच्चे को शुरुआत से राइट सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। इन्वायरमेंटल स्टिमुलेटेड, क्लियर, सिंपल इंस्ट्रक्शन वाला होना चाहिए। रूटीन रिपीट होगा तो बच्चे की जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है वो और ज्यादा होगी। इंटरेक्टिव गेम्स हों जिससे बच्चा और इंटरेक्शन से सीख सके। मेमोरी गेम्स हों जो उनकी कॉग्निशन डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट किसी भी डिसेबिलिटी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी डिसेबिलिटी के लिए। इट्स नॉट ओनली फॉर द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ईच एंड एवरी डिसेबिलिटी जो भी मैं पढ़ाऊंगी सब में सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो काउंसलिंग, इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस कंडीशन में। सो जब हम कोलेबोरेटिव एफर्ट लगाते हैं, स्कूल, फैमिलीज, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, तो हम एक बच्चे की यूनिक नीड को अंडरस्टैंड करते हैं और उन्हें वैसा ही एक्सपोजर देते हैं कि बच्चे की एजुकेशन और उसका हेल्थ केयर प्रॉपर हो।